हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो 7 फरवरी को ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। उसी के देखते हुए हम आपके लिए कंटिन्यूस क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए विशेष क्लासेस के समथिंग क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक क्लासेस नहीं दिखाए तो यूट्यूब पे जाइएगा, सारा क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। या फिर आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको कंप्लीट क्लासेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम पेपर में एग्ज़ाम के बहुत सारे एमसीक्यूज़ वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे एमसीक्यू आते हैं वो एक आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि एनएचएम किस टाइप से आपसे एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, आज का जो भी हमारा क्लासेस रहने वाला है वो एग्ज़ाम के प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर का ही कंटिन्यूएशन में क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, और एक और बिग इन्फॉर्मेशन आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए क्या है कि आपको किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को एनएचएम के एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी को देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइन लिंक मिलेगा, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। फिर वहाँ पे आपको एमसीक्यू और जितने भी वैकेंसी रिलेटेड पीडीएफ है आपका और एनएचएम के जो एग्ज़ाम पेपर है वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारा आज का क्लास का कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अच्छे से रीड आउट करना है, कंप्लीटली क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद अपने आंसर को पुट अप करना है। ठीक है, ऑन टचिंग अ हॉट लिक्विड वी फील गुड, वी फील हॉट, दिस प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरिफेरी टू द स्पाइनल कोड एंड टू द ब्रेन इज कॉल्ड एज। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि यदि यदि हम किसी हॉट लिक्विड को टच कर लेते हैं और हमें फील होता है कि वो हॉट हो रखा है और ये वाला जो सिग्नल होता है कि वो हमारे पेरिफेरी से लेके तो हमारे ब्रेन तक जाता है, तो इस प्रोसेस को कम्प्लीटली प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको परसेप्शन बोलेंगे क्या, या मॉड्यूलेशन कहेंगे क्या, या थर्ड वन इसे है कि ट्रांसडक्शन कहेंगे क्या, या बात करें ट्रांसमिशन कहेंगे क्या। ठीक है, तो जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। यदि सिग्नल आपका एक पेरिफेरी से तो सेंटर की ओर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन उसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो उसको ट्रांसमिशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड वन क्वेश्चन है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द डेंगू इन द मंथ ऑफ द अगस्त और लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द डेंगू, यहाँ पे पूछा गया कि यदि डेंगू के केसेज इंक्रीज हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ द अगस्त में तो इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं क्या, एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं क्या, क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं क्या, या इमर्जिंग इन्फेक्शन कहते हैं क्या। तो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, द राइट वन आंसर इज इमर्जिंग इन्फेक्शन रहने वाला है। ठीक है, कौन सा रहने वाला है स्टूडेंट्स, तो इमर्जिंग इन्फेक्शन आपके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है, देन उसके बाद ही आपको अपने आंसर को क्या करना होता है, पुटअप करना होता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा कि एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है, बिफोर 6 वीक। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन कुछ समय के लिए रहता है और क्रोनिक इन्फेक्शन क्या रहता है कि आफ्टर 6 वीक के बाद जो इन्फेक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आप सभी को पता है कि यदि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड रहता है। ठीक है, क्या रहता है फ्रेंड्स, यदि हॉस्पिटल में एडमिटेड रहता है और कब कितने समय के बाद, तो यदि हॉस्पिटल में कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, यदि वो 48 आवर तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और उसके बाद उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसको क्या बोला जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन में से बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिल गई होगी। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि आपसे एनएचएम ने क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। थर्ड वर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्डरली प्रोसेस इन द सेल दैट प्रोग्रेस फ्रॉम अ स्टेट ऑफ द ई मेच्योरिटी टू स्टेट ऑफ द मेच्योरिटी इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ई मेच्योरिटी टू मेच्योरिटी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको सेल प्रोपरेशन बोलेंगे क्या, या बात करें में सेल से डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे क्या, या बात करें हम थर्ड वन ऑप्शन इज सही कि सेल मेटाबॉलिज्म बोलेंगे क्या, या बात करें फोर्थ वन का कि सेल फंक्शन बोलेंगे क्या। तो अकॉर्डिंग टू द ई मेच्योरिटी से मेच्योरिटी में जाने को क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, तो सेल डिफरेंट
इसको बोला जाता है, ठीक है। सेल प्रोक्रिएशन नहीं होता है, सेल मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सेल फंक्शन नहीं होता है। जो राइट वन आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो राइट वन आंसर आपको सेकंड वन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के, कि एनएचएम ने क्या पूछा था। अ मेन suffered much injuries from a road traffic accident. The process that is important in minimizing his blood losses when various injured body structure is called as. तो यहाँ पे पूछा गया है कि a man suffered much injury from a road traffic accident. यहाँ पे एक पर्सन है जो कि क्या हुआ है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसका डेट इज इम्पोर्टेंट टू मिनिमाइज हिज ब्लड लॉसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि उसका ब्लड लॉसेस हो रहा है क्या, व्हेन द वेरियस इंजुरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोले जाएंगे, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है यदि किसी पर्सन का, और उसको वहाँ से क्या कि ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोले जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हेमेस्टेटिस बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे इसको, हेमेस्टेटिस बोलेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम और क्या क्या इसमें ऑप्शन दे के रखा है। हीमोस्टेटिस हो गया है, हीमोस्टेटिस नहीं होता है, ठीक है, इसका गलत स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। हीमोलाइसिस नहीं होता है, एरिथ्रोपोइसिस नहीं होता, ठीक है। तो राइट वन आंसर क्या देखने को मिलेगा, हीमोस्टेटिस देखने को मिलेगा, ठीक है, हेमोस्टेटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं हमने और भी क्या इसमें ऑप्शन देके रखा है। हीमोलाइसिस आपको पता है कि क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। एरिथ्रोपोइसिस आपको भी देखने को मिलता है, रेड ब्लड सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये फोर्थ वन वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि पर्सन का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है और द प्रोसेस डेट इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज हिज ब्लड लॉस फ्रॉम वेरियस इंजुरी बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, तो ये उसको क्या बोलेंगे, हीमोस्टेटिस बोलेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, कि क्या पूछा था आपसे एनएचएम ने। बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन एंड द प्रोटेक्शन इन द बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म ट्रांसमिशन रेगुलेशन एंड द प्रोटेक्शन इन द बॉडी, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको ब्लड बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, तो इसको ब्लड बोला जाता है, ठीक है। वो नहीं होता है, कार्टिलेज भी नहीं होता, एडिपोस टिश्यू नहीं होता। विच इज द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू, आप सभी को पता है कि ब्लड को भी हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ही ब्लड को बोला जाता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन एनएचएम पूछ सकता है, चाहे वो आपका सीएचओ हो, चाहे वो एनएचएम एग्जाम ही क्यों ना हो, तो ये स्टाफ नर्स का भी एग्जाम क्यों ना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज बना के क्वेश्चन कंप्लीटली इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, कि क्या पूछा था आपसे एनएचएम ने। द एंडोक्राइन हार्मोन डेट डायरेक्टली अफेक्ट एरिथ्रोसाइट्स प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पे अगेन एक्सेप्ट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पैटर्न समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसको थायरोक्सिन बोलेंगे क्या, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे क्या, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलेंगे क्या, या बता करें ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे क्या। तो एंडोक्राइन हार्मोन डेट डायरेक्टली अफेक्ट किसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। वो इसमें से तीन तो है, बस कि कोई एक जो ऐसा ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। तो आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं अफेक्ट नहीं करता है, किसको नहीं करता है, एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता। वही बात करें यदि थायरोक्सिन होता है, वो भी आपका T3 T4 होता है, वो भी आपको क्या करता है, अफेक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन भी आपको एरिथ्रोसाइट्स प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आपको एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपका अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, क्या नहीं करता है, ग्रोथ हार्मोन आपका अफेक्ट नहीं करता। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको जनरेट होता है, स्टिमुलेट होता है, ठीक है, जनरेट होता है या स्टिमुलेशन इसका कहाँ से देखने को मिलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से इसका स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से डिसीज़ हो जाती है, तो यदि आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से वर्क नहीं करता तो आपको गिगांटिज्म की कंडीशन हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, गिगांटिज्म वगैरह या ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा कि एनएचएम आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम सेवन्थ नंबर के क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ द किडनी, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी का वह कौन सा पार्ट है जिसमें मेडुला लोकेटेड होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस होता है क्या, बोमन कैप्सूल होता है क्या, लूप ऑफ हैनले होता है क्या, या प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, क्या, ठीक है, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ द किडनी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेडुला पार्ट जो किडनी का होता है, मेडुला पार्ट जो किडनी का होता है उसमें
कौन सा यहाँ पे जो ऑर्गन दिख रखे हैं वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले आपका मेडुला में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो लूप ऑफ हेनले आपको मेडुला में देखने को मिलता है, ठीक है। किस में देखने को मिलता है? तो लूप ऑफ हेनले होता है जो कि आपको मेडुला में देखने को मिलता है। बाकी जो पार्ट देखने को मिलते हैं वो ग्लोमेरुलस होता है, वो आपको आउटसाइड देखने को मिलता है। वोमन्स कैप्सूल भी बाहर देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमल ट्यूबल भी आपको बाहर मिलता है, देखने को मिलता है। बट जो लूप ऑफ हेनले होता है वो आपको ग्लोमेरुलर में उसमें देखने को मिलता है, मेडुला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आगे हुई। जो किडनी के पार्ट होते हैं आपको पता होगा, एक कोर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, ठीक है। कोर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है, ठीक है। क्या होता है? कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स आपका बाहरी साइड होता है, और जो मेडुला मेडुला होता है M4, आपको अच्छे से याद रखना है। M4 होता है इंटरमस्कुलर में, आप IM करके भी याद रखते हैं, तो इन साइड देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो लूप ऑफ हेनले होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका डायूरेटिक्स जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो आके एक्ट करता है, ठीक है। ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले के रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लोमेरुलस भी आपको पता है कि क्या क्या काम होता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। वोमेंस कैप्सूल भी आपका प्रेजेंट होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूबल आपका दूर देखने को मिलता है। PCT देखने को मिलता है ना, वो वाला ये देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका ऑब्जर्प्शन वगैरह देखने को मिलता है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको इस टाइप से क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछा था? द पीनियल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया है कि पीनियल ग्लैंड किसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड सेंसिटिव सेल्स का बना हुआ होता है क्या, या बात करें पिनियोसाइट्स सेल्स का बना होता है क्या, या फोटोसेंसिटिव कोशिकाओं का बना होता है क्या, या स्टेरॉइड रिसेप्टिव सेल्स का बना हुआ है क्या होता है क्या। तो जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है वो पिनियोसाइट सेल्स का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? तो पिनियोसाइट सेल्स का बना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि पीनियल जो ग्लैंड होता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो बनता है वो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक और चीज़ बता दूँ, जो CNS आपका जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। चाहे आप बात कर लो CHO का बात कर ले, चाहे NHM एग्जाम का बात कर ले, इसमें आपसे क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन NHM आपसे पूछता है, ठीक है। बात करते हैं हम 9th नंबर के क्वेश्चन का। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन टू न्यूरन इज कॉल्ड एज। यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूरन के बीच का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है टू न्यूरॉन्स का, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको सिनेप्स बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? उसको सिनेप्स बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिनेप्स किसे बोला जाता है, ठीक है। किसे बोला जाता है? तो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच के स्पेस को बोला जाता है, ठीक है। गिलियल सेल नहीं होता है, सिनेप्स होता है। न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है। नोड्स ऑफ द रेनिवियर नहीं होता, ठीक है। नोड्स ऑफ द रेनिवियर भी नहीं होता है। जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, कि आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है। व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इन द सिस्टमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन साइनोसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट इन द साइनोसिस फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यदि बात कर ली जाए आपकी कि व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इन द सिस्टमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन साइनोसिस, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट इन द साइनोसिस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो टेट्रालॉजी ऑफ द फेलेट, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टेट्रालॉजी ऑफ द फेलेट, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सर्कुलेशन में, आर्टिकुलर सर्कुलेशन में साइनोसिस क्रिएट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? साइनोसिस फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। आर्टिकुलर स्टेनोसिस नहीं होता है, कोएरेक्शन ऑफ द एओर्टा नहीं होता, पेटेंट कार्टोसिस में नहीं होता है, बट जो टेट्रालॉजी ऑफ द फेलेट होता है, ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ द फेलेट होता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन का, कि क्या पूछा था आपका? अ 2-year-old boy is admitted in the pediatric medicine ward with a fever and a diagnosis as a urinary tract infection. Which of the following organism
इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन चिल्ड्रंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इचीरिया कोलाई देखने के लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। सादा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई इन चिल्ड्रन। ठीक है, इतना सारा लैंग्वेज बना के पूछा है, बट जो मोस्ट क्वेश्चन का जो कीवर्ड होता है वो क्या पूछा गया है कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ यूटीआई इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो उसका इचीरिया कोलाई रहने वाला है। ठीक है, स्यूडोमोनास नहीं रहने वाला है, स्टेफोकोकस नहीं रहने वाला है, स्टाफिलोकोकस भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, इचीरिया कोलाई देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। एनएचएम एग्जाम का जो पेपर हुआ था आपका, A full-term newborn did not pass meconium in the first 24 hours in which disease condition will his occur। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि कोई न्यूबॉर्न अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि न्यूबॉर्न हुआ है और उसका क्या बता रहा है कि 24 हावर्स में उसका क्या हुआ, मेकोनियम पास नहीं हुआ, तो उसको कौन सा डिसीज़ कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो इसको इंटूससेप्शन होगा क्या, या सीलियक डिसीज़ होगा क्या, या बात करें हर स्प्रिंगसन डिसीज़ होगा क्या, या बात करें अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होगा क्या। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा है जो 24 आवर से मेकेनियम पास नहीं होता है तो उसको कंडीशन क्या अराइज होता है, तो उसको क्या होता है, उसको हर्स स्प्रिंगन्स डिसीज़ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हर्स स्प्रिंगन डिसीज़ हो जाता है, जिसमें मेगाकोलम वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा मेकेनियम पास नहीं कर पाता है। इंटरसब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक दूसरे पे अटैच हो जाती है, मतलब एक दूसरे पे जैसे परत चढ़ जाती है वैसे एक दूसरे पे ऐसे आगे कवर हो जाती है। ठीक है, उसको बोला जाता है सीलिक डिसीज नहीं होता है। ठीक है, अब्डोमिनल बाल डिफेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट वन आंसर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, आपका राइट वन आंसर आपको पता है कि कौन सा हर्स स्प्रिंगसन डिसीज देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न टेस्टिस कुड नॉट बी पाल्पेट इन द स्क्रोटम, द फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू द डिसेंट नॉर्मली थ्रू द इंगुनाइनल कैनाल इज कोल्ड एस। तो यहाँ पे क्रप्टोरिज्म रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, तो जो रहने वाला है क्रप्टोरिज्म, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं किसी न्यूबॉर्न का और उसके जो टेस्टेड है वो पाल्पेट नहीं होते स्क्रोटम में। ठीक है, द फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंट नॉर्मली थ्रू द इंगोइनल कैनाल इज कोल्ड एस, तो उसके लिए क्रप्टोरिज्म राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, कोडार की नहीं होता है। एपिस्पेडियासिस आपको अच्छे से पता है कि क्या कंडीशन हो जाती है। हाइपोस्पेडियासिस क्या होता है ये भी अच्छे से पता है। क्रप्टोजोन होता है कि जो आपका अनडिसेंडेंट टेस्टिस होता है। ठीक है, क्या होता है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपोस्पेडियासिस आपको पता है कि जो यूरेथ्रा का ओपनिंग रहता है वो आपको बेंटल सरफेस में देखने को मिलता है, मतलब बेंटल सरफेस में देखने को मिलता है, मतलब लोअर सरफेस में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एपिस्पेडियासिस का मतलब क्या होता है कि आपका बेंटल सरफेस में नहीं होता है, वो उसके अपर सरफेस में देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर देखने को मिलता है। जो यूरेथ्रल ओपनिंग रहता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग आपका अपर सरफेस में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका अपर सरफेस में मिलेगा। और हाइपोस्पेडियासिस में क्या देखने को मिलेगा, तो वो लोअर सरफेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके तो 2-3 से एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था। ठीक है, फोर्थ 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेथड द द मेथड टू बी फॉलो वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग टू लाइव वैक्सीन एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मिक्स बोथ गिव एज वन शॉट। ये यहाँ पे बोला गया है कि यदि आप लाइव वैक्सीन देते हैं तो कौन सा हमें, यदि टू वैक्सीन लाइव वैक्सीन दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, द मैटर ऑफ द गिवन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन टू लाइव वैक्सीन एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, मिक्स बोथ एंड द गिव एज सुन एज शॉट, एडमिनिस्टर बोथ administer both spontaneously at different site, administer both at 1 day interval, administer both at 3 day interval। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या पूछा है। यदि आप किसी पर्सन को 2 लाइव वैक्सीन देते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, यदि आप किसी पर्सन को 2 लाइव वैक्सीन देते हैं तो उसके लिए आप कब कब दे सकते हो, तो जो वैक्सीन होता है वो हम एडमिनिस्टर बहुत स्पॉन्टेनियसली कर सकते हैं, बट क्या करते हैं डिफरेंट साइट पर यूज़ करते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि एक साइड पे दिया और उसी साइड पे वापस वहीं के वहीं हमने नेक्स्ट वाला वैक्सीन भी दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करते, हम हमेशा क्या करते हैं कि साइड को चूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइड को हमेशा ही चूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइड को ही हमेशा चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है। बात करते हैं हम और क्या करना होता है। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन इज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन है क्या, सब यूनिट वैक्सीन होता है क्या, या प्रोटीन वैक्सीन होता है क्या, या कंजुगेटेड वैक्सीन होता है क्या, या रिकमेंडेड वैक्सीन प्रोटीन वैक्सीन होता है क्या, ठीक है। तो जो वो न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है वो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से भी ये वाला क्वेश्चन अच्छे से डील हो गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैपिड रिएक्शन ऑफ द एनाफिलेटिक टाइप इन अ पर्सन रिसीविंग इन इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोग्लोबिन, तो ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड रिएक्शन, ठीक है। रैपिड रिएक्शन हो रहा है ऑफ द एनाफिलेटिक टाइप इन द पर्सन रिसीविंग, यदि कोई पर्सन इम्यूनोग्लोबिन ले रहा है तो उसको एनाफिलेटिक टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पेन बोलेंगे क्या, या स्टेराइल एब्सेस बोलेंगे क्या, या उसको ये क्या बोलेंगे, राइगर्स बोलेंगे क्या, ये क्राई बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको राइगर्स बोलते हैं, ठीक है। राइगोर्स बोल देंगे, ठीक है। हाँ, अच्छे से ध्यान रखना है क्या बोलते हैं। यदि कोई पर्सन होता है जिसको एनाफिलेटिक शॉक चल रहा है और एनाफिलेटिक शॉक हो रखा है, रिएक्शन हुआ है, कब वो रिएक्शन हो रही है, यदि वो इम्यूनोग्लोबिन ले रहा है था, यदि इम्यूनोग्लोबिन ले रहा है उस टाइम पे यदि उसको एनाफिलेटिक रिएक्शन होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको राइगर बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के 17 नंबर के क्वेश्चन का। बाई एनुअल ड्राइंग ऑफ द अडोलोसेंट इज डन विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है वाई एनुअल डी वॉर्मिंग ऑफ द क्या बोला है, अडोलोसेंट इज डन विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यह भी बहुत अच्छा कम्युनिटी के रिगार्डिंग का क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो इसको बोलते हैं एडमिंडाजोल बोला जाता है, ठीक है। डी वॉर्मिंग के लिए जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, तो वो एडमिंडाजोल दिया जाता है, ठीक है। अच्छे से पता होगा आप सभी लोगों को कि एडमिंडाजोल दिया जाता है, डी वॉर्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम नंबर 18 नंबर के क्वेश्चन का। अ ईटिंग डिसऑर्डर इन अडोलेसेंट डेट इज कैरेक्टराइज बाय द रिफ्यूजल टू मेंटेन अ मिनिमल नॉर्मल बॉडी वेट आर एक्सेप्ट, तो यहाँ पे पूछा गया है, इसको पीका बोलते हैं। अ ईटिंग डिसऑर्डर इज अडोलेसेंट, यदि कोई अडोलेसेंट है वो क्या कर रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर है, डेट कैरेक्टर बाय द रिफ्यूज टू मेंटेन इज नॉर्मल बॉडी, यदि वो क्या करता है कि अपनी बॉडी को नॉर्मल वेट को रिफ्यूज कर देता है और आर एक्सेप्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं क्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं क्या, बिंज ईटिंग बोलते हैं क्या, या पिका बोलते हैं क्या। तो जो क्वेश्चन है वो समझा नहीं होगा शायद। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसमें जो क्वेश्चन में लिखा है वो लास्ट में जो क्वेश्चन है यहीं से सारा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया है, क्वेश्चन के सारे जज्बात यहाँ पे बदल गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि सारे ही तीन ऐसे ऑप्शन है वो राइट वन है, पर एक ऑप्शन क्या है कि आपका गलत है। तो जो पी का होता है उसमें कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होता है, अनवांटेड सब्सटेंस वगैरह ऐसा जो पर्सन होता है वो खाता रहता है, तो उसको हम पी का बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट वगैरह और आपकी पे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पर जो इसके लिए जो राइट वन आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलता है, तो राइट वन आंसर आपको पीका देखने को मिलता है, ठीक है। पीका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम 19 नंबर के क्वेश्चन पर, क्या पूछ रहा है, अ 20-year-old मैन यूज कंडोम विच मेथड ऑफ द कंट्रासेप्टिव इज डन, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो उसका मेथड कौन सा है, उसका बैरियर मेथड के रूप में आता है, ठीक है। टर्मिनल मेथड आपको अच्छे से पता है कि कम्प्लीटली टर्मिनल करना बेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के इसमें आता है, ठीक है। बात करते हैं और किस में केमिकल मेथड आपको अच्छे से पता है, जो जेली वगैरह यूज़ करते हैं, हार्मोनल मेथड होता है जिसमें क्या कहते हैं आपका आईयूडी वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, आने वाले एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, बात करते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव इज ऑब्टेन बाय द यूजिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग पिल्स, ठीक है। तो इसके लिए लेबोस्ट्रोन राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, माला एन माला डी नहीं होता है,
ठीक है। माइक्रोपिल से भी नहीं होता है। माला इन क्या होता है, निःशुल्क होता है। ठीक है। माला इन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निःशुल्क होता है। माला डी होता है कि चार्जेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, चार्जेबल होता है, ये चार्जेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो जो लेबर लेबर क्या बोलते हैं, लेवोनेरोजेस्ट्रोन होता है, वो आपको क्या देखने को मिलता है, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला है। ठीक है, क्या आज का जो क्लास होता है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाला जो क्लास है इसी के कंटिन्यूएशन में आपको क्लास देखने को मिलेगा कि एनएचएम किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको क्वेश्चन बना के देना होता है। और अभी भी यदि क्लास आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को कम्प्लीटली आपको शेयर करिएगा, आपके जितने भी नियरेस्ट डियरेस्ट है, व्हाट्सअप, इंस्टा ग्रुप, फेसबुक, जहाँ पे भी लगे आपको सभी जगहों पे क्या है करिएगा, क्लासेस को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही क्लासेस को अपडेट पाने के लिए आपका करेगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे जाइएगा, रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या करना है आपको, यदि किसी को भी एनएचएम के स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। यदि अभी तक किसी भी ने भी नहीं देखा है तो जाइएगा, और सारे एग्ज़ाम पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है। ठीक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आपको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ अच्छे से स्टडी करना है, बेल कंटिन्यू प्रिपेयर होना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में होता है वो आपको 7 फरवरी को ही देखने को मिल जाएगा। इस बार एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टडी अच्छे से करना है, बेल प्रिपेयर रहना है और पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से स्टडी करना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। और किसी को कुछ भी डाउट होता है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। हम इंस्टेंटली उनका रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।